जैसा भी से मेडिकेट स्पेंड हाँ हाँ यस, मेडिक स्पेंड डाउन जो होता है रिलेटेड होता है मेडिकेट से। ये कंडीशन तब बनता है जब मेडिकेट वालों ने $100 मिनिमम अमाउंट दे रखा होता है कि अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट होता है आपका सैलरी पर मंथ तो हम आपको पेड नहीं करेंगे। तो $100 के नीचे अगर आपकी सैलरी है पर मंथ है तो मैं आपको मेडिकेट फैसिलिटीज दूंगा। बट कभी कभी इन केस क्या होता है कि कोई बंदा पेशेंट होता है जिसकी सैलरी $200 होती है बट फिर भी उसका जो पर मंथ मेडिकल चार्जेस लग रहा है $120 का हो जाता है। उस केस में उसके पास जो अमाउंट बचता है वो $80 का बचता है सर। उस केस में क्या होता है वो भी मेडिकेड फैसिलिटी के अंदर आ जाता है क्योंकि उसकी जो टोटल अमाउंट जो बच रही है वो $80 हो जाती है जो कि 100 से नीचे हो जाता है। इसी को सर स्पेंड डाउन कहते हैं, स्पेल डाउन सॉरी। तो पेशेंट एलिजिबल हो जाता है किसके मेडिकेट के लिए एलिजिबल हो जाता है, और जो अमाउंट होती है, जो एक्सेस अमाउंट होती है, जो $120 होती है, उसको कहते हैं मेडिकेट स्पेंड। यस सर, मेडिकेट स्पेंड डाउन उसी को कहते हैं। ठीक है। जिस डॉलर जो अमाउंट वो अपने मेडिकल बिल्स पे एक्सपेंस कर रहा है, जो अपने मेडिकल जो भी इसका उस पर जो खर्चा करता है, उसको मेडिकल स्पेंड डाउन करते हैं। मैं दोबारा से स्टार्टिंग से बताया था। तो पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो लेट्स स्टार्ट। निर्मला, नाउ am I audible or not? कैसे गायब होगी? तो चलो वी स्टार्ट। देखो, मेडिकेट स्पेंड डाउन क्या होता है? सबको मेडिकेट की एलिजिबिलिटी कंफर्म है? किसी को कंफ्यूजन? लो इनकम पीपल सैलरी, जिन लो एल जिन लोगों की कम सैलरी होती है, दे बिकेम एलिजिबल फॉर मेडिकेट। हाउएवर, in some scenarios wherein a person is getting higher salary than the eligibility of Medicaid, but his net income is less than the eligibility of Medicaid. एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर थोड़ा सा किसी कुछ एग्जाम्पल से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है। मान के चलो यूएसए में 50 स्टेट्स है, ठीक है। हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया क्यों है? क्योंकि हर स्टेट्स की क्या कहते हैं उसे, जीडीपी कह लो, जीडीपी पर स्टेट, मतलब हर क्या कहते हैं उसे, एक इनकम की जो पर इनकम होती है ना, एक पर पर्सन की जो इनकम होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की अभी नॉर्मली देखा जाए तो इंडिया की $1200 है हर पर्सन, मतलब एक पर्सन की जो इनकम है वो 2000 $2000 है, सॉरी 1200। और काफ़ी बाकी स्टेट से यूएसए की क्या है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर इंडिया के 2000 है। हर यूएसए में हर स्टेट से, जैसे कैलिफोर्निया है एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया में क्या है, काफ़ी वहाँ की जीडीपी ज़्यादा, तो हर इनकम की हर लोग ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। और कोई स्टेट थोड़ा कम कमाते हैं वहाँ के लोग, तो उनके हिसाब से क्या कर रखा है कि हर स्टेट ने, तभी एक हमने टर्म पढ़ी थी जब हम बेसिक पढ़े थे कि जो मेडिकेट है वो स्टेट चलाता है। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था अभिषेक ने कि मेडिकेट को स्टेट रन कर रहा है, यही रीजन होता है मेडिकेट को क्यों स्टेट रन कर रहा है, क्योंकि जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है वो मेडिकेट डिसाइड करता है। अब जैसे देखो इंडिया में क्या होता है, अगर आप कभी महाराष्ट्र में जाओगे, कभी नोएडा में, जो मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, बेसिक सैलरी सबकी इनकम कम से कम सबकी 15 तो होगी, कम से कम बता रहा हूँ, 15 20 50 जो भी होगी। अब तुम कहीं कभी वहाँ पे चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वहाँ वहाँ के लोगों की सैलरी क्या होती है, कम होती है। तो स्टेट वाइज होता है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा होती है, कुछ स्टेट्स में कम होती है। तो उसी तरह से अब यहाँ का इंडिया में भी जो बीपीएल का होता है ना, बीपीएल कार्ड का जो होता है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है कि ये स्टेट में इतना होगा तो अब उसको बीपीएल कार्ड मिलेगा, ठीक है। मतलब हर स्टेट का तो नहीं, पर रूरल का और अर्बन एरियाज का होता है, गाँव का अलग होता है और अर्बन का अलग होता है। ठीक उसी तरह से हर स्टेट का भी अलग अलग होता है। अब एग्जाम्पल मान के चलो कि इलिनॉय एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ का अगर $120 है, कि अगर आप $120 से कम कमाते हो महीने में तो आप एलिजिबल हो जाओगे मेडिकेट के। अगर आपकी इनकम $120 से ऊपर है तो आपको मेडिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, वहाँ पे जो लोग थोड़े पुअर होंगे, जिनकी सैलरी $120 से कम है, उनको तो मेडिकेट मिल जाएगा, ठीक है। उनको मेडिकेट मिल जाएगा बिकॉज दे आर गेटिंग लेस सैलरी देन द क्राइटेरिया ऑफ मेडिकेट, ठीक है। बट अब कोई पर्सन है, वो $200 कमा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मेडिकल बिल पे खर्चा, जो उसका दवाइयाँ
जो भी मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो उसको रेगुलर विजिट होना पड़ता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट हो रहा है तो उसको कोपे का, को इंश्योरेंस का, इन सब पे ज़्यादा खर्चा बैठ जा रहा है, मतलब उसका हर महीने का खर्चा बैठ जा रहा है, $100 से ऊपर बैठ जा रहा है। ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी थी, $200। मेडिकेट का क्राइटेरिया था $120। उसका मेडिकल बिल पे खर्चा कितना बैठ रहा है, $100। अब उसकी नेट इनकम सैलरी कितनी होगी, मतलब उसके हाथ में कितना बैठ रहा है, $100 आ रहा है उसके हाथ में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या थी मेडिकेट की, $120। तो उस कंडीशन में उसको मेडिकेट मिल जाएगा, उसको प्रूफ देना होता है कि मेरी इतनी सैलरी और मेरा इतना खर्चा आ रहा है, वो देना पड़ता है। उसके बाद उसको मेडिकेट मिल जाता है, और जो अमाउंट है, जो वो अमाउंट वो खर्चा कर रहा है ना उस पर मेडिकल बिल पे, उसको कहते हैं मेडिकेट स्पेंड डाउन। तो उस मेडिकेट स्पेंड डाउन की वजह से उसको मेडिकेट मिल जाता है। समझ में आया शिवानी आपको? सर एक चीज हाँ इसमें जी। बता सकते हैं, हाँ बोलो। जो मान लीजिए आपने बताया पर्सन, इसमें वो उसकी स्पाउस भी इंक्लूड होती है ना? सॉरी, स्पाउस और डिपेंडेंट जो होते हैं वो दोनों भी इंक्लूड होते हैं ना उसमें? मेडिकेट में। हाँ। हाँ, जो भी उसकी। हाँ मतलब अगर अगर मतलब वो मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी बीवी पे अगर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है तो भी वो उसी का काउंट होगा ना, मतलब उसकी बीवी भी उसी के लिए काउंट होगी ना? हाँ, क्योंकि उसकी नेट इनकम सैलरी पूरी कमा रही है उससे, तो उसकी वो भी काउंट हो जाएगी, उसकी वाइफ भी। हाँ जी जी जी, थैंक यू सर। तो इसे कहते हैं स्पेंड डाउन। ठीक है, तो मेडिकेट स्पेंड डाउन बेसिकली पूछ लेते हैं कभी, अगर आप अच्छे लेवल का इंटरव्यू दोगे तो आपसे मेडिकेट स्पेंड डाउन क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को स्पेंड डाउन में क्या होता है? एनीवन? तो दोबारा बता दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है ना। हाँ, निर्मला आप कहाँ गायब हो गए थे? सब वो वॉइस नहीं आ रही थी ना, पता नहीं क्या इशू हो रहा था मेरी तरफ से, इसलिए मैंने देखो, दोबारा रिकनेक्ट किया। मेडिकेट स्पेंड डाउन क्या होता है, जो भी हम, जब कोई पर्सन, उसकी हायर इनकम होती है, देन द एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, देन द एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेट, जो मेडिकेट का बेंचमार्क रखा हुआ है। मान के सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेडिकेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। मेडिकेट की एलिजिबिलिटी होती है लो इनकम पीपल, जिन लोगों की कम सैलरी होती है उनको मिलता है मेडिकेट। अब कम। हाँ कितनी सर, कम ये तो सैलरी, पता है एलिजिबिलिटी। हाँ कितनी कम सैलरी होगी, वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। हर स्टेट ने अलग अलग बेंचमार्क बना रखा है, $100 किसी का, $200, जो भी अलग अलग बना रखा है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं उनकी सैलरी उससे ज़्यादा होती है। जो क्राइटेरिया है, जो स्टेट ने डायरेक्टिव बना रखे हैं, उन लोगों की सैलरी क्या होती है, उससे ज़्यादा होती है। उन लोगों की सैलरी उससे ज़्यादा होती है तो उनको मेडिकेट नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो, $100 है कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये $100 उन्होंने वो रखा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। $100 अगर रखा हुआ है, तो किसी पर्सन की सैलरी $200 है, तो उसको मेडिकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको मेडिकेट। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज क्राइटेरिया $100 का है, सैलरी उसके $200 है। लेकिन अगर वो $120 खर्चा कर रहा है अपने मेडिकल बिल पे हर महीने, तो फिर उसको मेडिकेट मिल जाएगा, क्योंकि $120 लगा के उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, $80 हो जाएगी। और उस $120 को मेडिकेट स्पेंड डाउन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस ठीक मेडिकेट सर। स्पेंड डाउन पे जो वो खर्चा कर रहा है मेडिकल बिल पे, उसकी वजह से उसकी नेट इनकम सैलरी हो जा रही है, मेडिकेट की जो क्राइटेरिया उससे कम हो जा रही है, तो वो मेडिकेट के लिए एलिजिबल हो जा रहा है। तो उसी अमाउंट को मेडिकेट स्पेंड डाउन कहते हैं, जो वो खर्चा कर रहा है अपने मेडिकल बिल्स पे। आया हाँ सर, आ गया समझ में। शिवानी आपको आया, किसी और को डाउट है किसी को, व्हाट इज मेडिकेट स्पेंड डाउन? नो आ सर। गया सर। ठीक है, और अभी से कोई और क्वेश्चन आपको?
नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आप जो बोलेंगे वो मैं बताऊंगा। अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख लो आप मेडिकेट स्पेंड डाउन की। एक चीज बताइए सर, हाँ सर मैं अगर डेफिनेशन सर अपने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल, अगर हाँ मैं डिफाइन, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग दोगे ना, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ जी देन जी, वही मैं यू विल पूछना इम्प्रेस चाहता था। मोर, क्योंकि अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप रट के बता रहे हो ना, तो वो तो कोई भी कर लेगा। आप जी मतलब रट के कर लोगे बट आप काम नहीं कर पाओ, मतलब समझ रहे हो आप, आपने रट के जी चले गए काम करने में आपको, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर जी। आपको पता है कि मेडिकेट स्पेंड डाउन होता क्या है, और आपने बस एक जगह डेफिनेशन रटी, एक कॉन्सेप्ट पता है, आप अपनी लैंग्वेज में दे रहे हो, तो यू विल इम्प्रेस मोर, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट यस क्लियर है ना होता क्या है। यस सर, इसीलिए हाँ, इसीलिए अगर मैं कोई भी डिफिनेशन लिखता नहीं हूँ। हाँ डेफिनेशन मैं भी कभी मतलब वैसे नॉर्मली बनाता नहीं हूँ, बस कॉन्सेप्ट समझो उसका। देन अगर फिर भी जी किसी को जी। डेफिनेशन लिखनी है, he or she can write some people may qualify for Medicaid, some people may qualify for Medicaid if they spend the excess income on medical bills. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पेंड डाउन। I am repeating, some people may qualify for Medicaid if they spend the excess income on medical bills. This is called spend down. Okay. So this is called spend down. And any other questions related to basics what we have studied yesterday, before yesterday? सर एक बार क्लियरिंग हाउस के बारे में पूछना था दोबारा से। इसके बारे में क्लियरिंग हाउस के बारे में, देखो, क्लियरिंग हाउस क्या उसमें होता क्या है। होता क्लियरिंग हाउस एक हमारा भी क्लियरिंग हाउस होता है प्रोवाइडर का, एक क्लियरिंग हाउस होता है? है इंश्योरेंस का भी। क्लियरिंग हाउस में जब भी हम क्लेम फाइल करते हैं ना, हम डायरेक्ट इंश्योरेंस के पास नहीं जाता, वो पास होता है किससे, क्लियरिंग हाउस से। मतलब जैसे मान के चलो प्रोवाइडर क्लेम फाइल कर रहा है, तो क्लेम पहले पास आउट होगा कहाँ से, क्लियरिंग हाउस से पास आउट होगा। क्लियरिंग हाउस में क्या होगा, सब क्लेम फॉर्म में अगर कुछ भी मिस्टेक्स होगी, चाहे वो कोई उसका डीएक्स इनवैलिड डाल दिया हो, जो डीएक्स एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर मेंबर आईडी गलत, मेंबर आईडी मतलब ब्लैंक छोड़ दियो, मैम जो बॉक्सेस होते हैं 33 बॉक्सेस, उसमें ऊपर वाले से नीचे वाले ब्लॉक में मेंबर आईडी होती है, अगर वो ब्लैंक छोड़ दियो, मतलब क्लेम में अगर कुछ भी मिस्टेक्स कर दियो, तो वो क्या हो जाता है, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, वो क्लियरिंग हाउस से पास आउट नहीं होता। क्लियरिंग हाउस से पास आउट तब होगा जब सब कुछ सही होगा, क्लियरिंग हाउस उसको चेक करेगा, फिर उसको पास आउट करेगा, फिर जाएगा इंश्योरेंस के पास। ठीक है, तो अगर कुछ भी मिस्टेक्स है तो क्लियरिंग हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है क्लेम को। ये क्लियरिंग हाउस का ओके वर्क होता है ठीक। नॉर्मली, वो क्लेम्स को चेक करता है कि ऑल द थिंग्स आर इन करेक्ट कंडीशन और नॉट। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम डिनाइल्स पढ़ते हैं आज। कवरेज एग्जॉस्टेड। ठीक है, जो कवरेज एग्जॉस्टेड का डिनाइल आता है, ये आता है PR27 से या CO27 से, राइट। इससे आता है डिनाइल PR27 से या CO27 से तो नहीं आएगा, नमो बहुत ही रेयर आएगा, PR27 से आता है। अब देखो, इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि PR क्या होता है या CO क्या होता है। आपको मेन चीज बस न्यूमेरिक में देखना है, जो न्यूमेरिक होते हैं ये डिनाइल कोड्स होते हैं। इन कोड्स पे जब आपके पास ईओबी आएगी, तो ईओबी में ये डिनाइल कोड्स होते हैं। ठीक है, PR26, PR27, तो उस जो पीआर और सीओ होता है, पीआर की फुल फॉर्म होती है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीओ की फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। वो केवल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग होता है कि अगर इंश्योरेंस पीआर दे रहा है तो इसका मतलब इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सीओ दे रहा है तो मतलब ये प्रोवाइडर का राइट ऑफ है, प्रोवाइडर इसको राइट ऑफ करेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस होता है, बट वी विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस। हम अपना रिव्यू खुद करेंगे कि अगर ऐसा नहीं कि अगर
इंश्योरेंस ने PR 96 दे दिया तो मतलब पेशेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डायरेक्टली बिल टू पेशेंट कर देंगे, नहीं, हम अपनी तरफ से रिव्यू करेंगे कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना है इस क्लेम में, देन अकॉर्डिंग वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो कवरेज एग्जॉस्टिव का जब डेनाल आता है हमारे पास, ईओबी में डेनाल आएगा PR 26 का या PR 27 का, तो इसका मतलब है कि पेशेंट उस डेट ऑफ सर्विस में इनएक्टिव है, ऐसे लिखा होगा, कवरेज एक्सपेंस इनकर ड्यू टू प्रायर कवरेज, इस तरह से लिखा होगा, मतलब पॉलिसी क्या हो गई है, इनएक्टिव है, पेशेंट उस डेट ऑफ सर्विस में इनएक्टिव है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेबसाइट में एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि पेशेंट एक्टिव, देखो इसमें 3 स्टेप्स आएंगे, इफ यू आर राइटिंग इट्स गुड, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वो भी ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। सबसे पहले अगर ये देना लगता है, वी विल चेक ऑन आवर वेबसाइट इफ पेशेंट इज एक्टिव और नॉट, राइट। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा ही कैन आस्क इफ पेशेंट इज एक्टिव और नॉट। अगर पेशेंट एक्टिव है, वेबसाइट में हमने चेक कर ली पेशेंट की एलिजिबिलिटी, अगर पेशेंट एक्टिव है तब हम क्या करवाएंगे, क्लेम को करवाएंगे रीप्रोसेस, क्योंकि इंश्योरेंस ने गलत डिनाइल दिया है। अगर पेशेंट इनएक्टिव है तब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, बिलिंग सॉफ्टवेयर में, कि कोई दूसरा इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं है। इफ वी फाउंड अनदर एक्टिव, so we will file a claim to that insurance. If we do not found any insurance, so we will bill to patient. तो 3 स्टेप्स बन रहे हैं इसमें। पहला स्टेप्स, पेशेंट एक्टिव है तो रीप्रोसेस, पेशेंट इनएक्टिव नहीं है, दूसरा स्टेप से पेशेंट इनएक्टिव नहीं है तो हम चेक करेंगे कोई और इंश्योरेंस है तो उसको क्लेम फाइल कर देंगे। तीसरा स्टेप्स, पेशेंट एक्टिव नहीं है तो बिल कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिला हमें, पेशेंट भी इनएक्टिव है तो बिल टू पेशेंट। 3 स्टेप्स इन दिस डिनाइल्स। कोई क्वेश्चन किसी को या कुछ भी समझ नहीं आया? धर्मेंद्र, नीरज? सर इसमें इंश्योरेंस, कस्टमर का इंश्योरेंस, ओ सॉरी, पेशेंट का इंश्योरेंस प्लान एक्टिव है या नहीं, इसके रिगार्डिंग है ना, कि हाँ, उनका प्लान एक्टिवेट है या नहीं। राइट राइट राइट, ठीक है। ठीक है। 3 स्टेप्स बनते हैं इसमें। अगर पेशेंट एक्टिव है तो रीप्रोसेस, नहीं एक्टिव है तो चेक करेंगे कोई और इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं है, अगर एक्टिव है तो उसको फाइल कर देंगे। पेशेंट एक्टिव है, कोई और इंश्योरेंस भी नहीं मिला तो क्लेम बिल कर देंगे, बिल टू पेशेंट, क्लेम बिल कर देंगे बिल टू पेशेंट, राइट। समझ में आया सबको या यस थोड़ा सर, फास्ट हो रहा है? यस सर। यस सर। तो बताओ धर्मेंद्र, क्या बताया मैंने? सर इस केस में 2 कंडीशन होंगी कि हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन ये कि अगर मान लो पेशेंट एक्टिव नहीं है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, पूछेंगे अगर उससे रीप्रोसेस क्लेम। लिसन, पेशेंट एक्टिव नहीं है देन व्हाई विल यू कॉल द इंश्योरेंस? सॉरी अगर पेशेंट इनएक्टिव नहीं है, सॉरी एक्टिव एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो नहीं, देखो पेशेंट एक्टिव अगर है, अगर हाँ हेलो, ठीक है, पेशेंट एक्टिव है तब कॉल करेंगे, इनएक्टिव है तब नहीं करेंगे, हाँ तो उसे कॉल करेंगे रीप्रोसेस क्लेम करने के लिए। ठीक है। और रिमेनिंग स्टेप्स? हाँ अगर सर क्या कहते हैं वो एक्टिव नहीं है तो हम पेशेंट को मतलब बिल कर देंगे। नहीं, उससे पहले हम चेक करेंगे कोई और इंश्योरेंस एक्टिव है नहीं है पेशेंट का, मतलब इंश्योरेंस अगर एक्टिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली उस पेशेंट को बिल कर देंगे, अगर कोई नहीं होगा, अगर होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ अभिषेक बताओ आप। सर देखिए इसमें क्या होता है, जब भी कवरेज एग्जॉस्टेड डिनाइल आता है PR 26 से, तब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि हमारा पेशेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर एक्टिव होता है उस केस में हम रीप्रोसेस करवाते हैं क्लेम को। अगर पेशेंट इनएक्टिव है तब हम बिलिंग सॉफ्टवेयर में, अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें चेक करते हैं कि कोई इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस एक्टिव होता है तब हम उसको जो है क्या कहते हैं, करेक्टेड क्लेम भेज देते हैं। अगर इंश्योरेंस इनएक्टिव होता है और पेशेंट भी इनएक्टिव होता है तब हम बिल टू पेशेंट करते हैं। राइट, ठीक है। शिवानी समझ में आ रहा है आपको? हाँ यस सर, आ रहा है। रिपीट करो, बताओ। सर एक बार थर्ड वाला स्टेप बताओगे? हाँ छठा वाला बताऊंगा। अभी शिवानी आप बताओ, आपको जितना समझ में आया। सर फर्स्ट कंडीशन में अगर इंश्योरेंस एक्टिव होता
होता है तो हम इंश्योरेंस को कॉल करते हैं और रिप्रोसेस कराते हैं क्लेम को। और अगर इंश्योरेंस सेकंड केस में एक्टिव नहीं होता है डेट नहीं ऑफ नहीं, सर्विस के टाइम इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, पेशेंट। नहीं देखो, अभिषेक वो में इंश्योरेंस इंश्योरेंस ही तो एक्टिव होगा ना, एक ही चीज कह लो, कोई कोई इशू नहीं है, दोनों चीज तभी तो सही है। क्लेम प्रोसेस होगा। हाँ वो चीज सही है, आप इंश्योरेंस एक्टिव पेशेंट हाँ एक्टिव। वो ना मेरे पास 2-3 बंदों ने मेरे को कॉल करके पूछी कि सर पेशेंट एक्टिव होगा या इंश्योरेंस, उसमें कंफ्यूज मत हो, दोनों का मतलब एक ही है। देखो पेशेंट के पास इंश्योरेंस है, बेसिकली देखा जाए तो दोनों, देखो अगर पेशेंट का जो पॉलिसी है वो है जनवरी 1 2021 से लेकर जून 1 2021 तक, ठीक है। अब हम जुलाई में आ गया, तो जुलाई में हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस इनएक्टिव हो गया या पेशेंट इनएक्टिव हो गया, दोनों कुछ भी अच्छा, कहे दोनों हाँ की सही है। ऐसा नहीं हाँ, कि यस सर, दोनों हाँ, सेम है। दोनों से एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। इंश्योरेंस हाँ इनएक्टिव कह लो या पेशेंट इनएक्टिव कह लो, तो उसमें कुछ वो नहीं है। हाँ यू प्रोसीड शिवानी। हाँ सर, सेकंड केस में अगर इंश्योरेंस इनएक्टिव होता है तो हम कोई अदर इंश्योरेंस है क्लाइंट के पास या नहीं वो चेक करते हैं। अगर उसके पास कोई दूसरा इंश्योरेंस भी नहीं होता तो हम बिल टू पेशेंट कर देते हैं उसको। राइट, ठीक है। सो एनीवन क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर थर्ड पॉइंट में यही होता है, अगर कोई भी इंश्योरेंस एक्टिव नहीं है तो उसे हम बिल टू पेशेंट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी आप भले ही आंसर दे रहे हो बट मेक श्योर आपको काम भी करना है, आपको केवल याद करके कहीं पे सुना नहीं देना है कि अगर आप सोचते हो कि याद करके मैंने 1 2 दिन याद करा और सुना दिया तो बस बात खत्म, नहीं। बिकॉज आपको वर्क भी करना है, तो आपको इस तरह से समझना है, इस तरह से याद करना है कि यू हैव टू वर्क फॉर, जहाँ जितने टाइम के लिए आप वर्क करोगे, तो यह सब आपको समझना है, समझ रहे हो आप। सो कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डिनाइल, सबको कंफर्म है फर्स्ट डिनाइल, या किसी को डाउट है सचिन। देखो अगर किसी को डाउट है तो इंटरप्ट करके पूछ लो, बेटर क्या, आप उसको मन में रखो और बाद में पूछो, बाद में आप पूछोगे आपका भी वही टाइम लगेगा, मेरा भी टाइम लगेगा। सेकंड वाला बता दो सर, पहला और तीसरा तो कंफर्म हो गया मुझे। पहला क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में ये होता है कि हम चेक करेंगे कोई दूसरा इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं है, अगर कोई दूसरा इंश्योरेंस एक्टिव है तो उसको फाइल कर देंगे, नहीं तो बिल टू पेशेंट। सर कॉल आ गई थी, मैं कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि अगर पेशेंट का इंश्योरेंस एक्टिव है तो रीप्रोसेस करा देंगे, हाँ ठीक है। और तीसरा वाला पॉइंट ये था कि अगर पेशेंट इनएक्टिव है और इंश्योरेंस भी इनएक्टिव है तो बिल पेशेंट को भेज देंगे। वर्ड से बोलो क्या बोला आपने। अगर पेशेंट इनएक्टिव है एंड इंश्योरेंस भी उसका इनएक्टिव हो चुका है तो बिल के लिए आपका पेमेंट को पेशेंट को बिल करने के लिए भेज देंगे। दूसरे पॉइंट में एक बार चेक करेंगे कोई और इंश्योरेंस अगर एक्टिव है तो उसको फाइल करेंगे, बिलिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा, अगर कोई दूसरा इंश्योरेंस एक्टिव मिल ठीक जाता है, है तो उसको फाइल करेंगे, नहीं मिलता तो बिल टू पेशेंट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक सर। एक सेकंड रुकना। ओके, सो नेक्स्ट जिनाल है कवर्ड बाय अनदर पेयर। अभिषेक क्या करते हैं कवर्ड बाय अनदर पेयर में। हेलो, हाँ सर बताइए। कवर्ड बाय अनदर पेयर, सर मैंने ये नहीं कंप्लीट किया है, मैंने 10 कंप्लीट किया है, वो मुझे अच्छे से आता उसमें ये नहीं है कवर्ड बाय अनदर पेयर में। है सर, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन सर मैंने तैयार नहीं किया था। एक सेकंड रुकना है, मैं एक सेकंड मैं बता सकता हूँ सर। हेलो।
अभिषेक बताओ। सर इसमें होता है क्या कि ये जो डिनायल आता है हमारा कवर्ड बाय अनदर पेयर CO22 से, उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस जो होता है, कोई इंश्योरेंस जो होता है, जब एक पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस होती हैं, उस टाइम में क्या होता है कि अगर एक प्राइमरी इंश्योरेंस की जगह दूसरे इंश्योरेंस ने सर्विस दे दिया तो उस कंडीशन में डिनायल आता है, क्योंकि वो कहता है कि प्राइमरी इंश्योरेंस ने आपका पेड किया ही नहीं है। तब हम चेक करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस को जो पेड कर रहा है वो प्राइमरी है या नहीं है। अगर वो प्राइमरी है तब कंडीशन बनते हैं हमारे कि अगर इंश्योरेंस हमारा प्राइमरी है देन वी विल टू कॉल करते हैं सर, तब हम कॉल करते हैं इंश्योरेंस को एंड इन्फॉर्म द रिप्रेजेंटेटिव दैट प्राइमरी फॉर उस दिन के मतलब उस डेट ऑफ सर्विस के लिए, तब हम रीप्रोसेस करवा देते हैं। और दूसरे कंडीशन क्या होता है, अगर इंश्योरेंस जो है प्राइमरी नहीं होता है, मेरा पहला इंश्योरेंस जो है प्राइमरी नहीं है, तब वो कोई दूसरा मतलब अदर इंश्योरेंस जो है वो प्राइमरी बन जाता है। उस केस में हमको जो है अपडेट कराना होता है उस इंश्योरेंस को कि अब आप मेरे प्राइमरी इंश्योरेंस अब आप बनोगे, तो तब वो पेड करना स्टार्ट करता है। देखो कवर्ड बाय अनदर पेयर का जब डिनायल आता है, इसका मतलब इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग कोई और दूसरा इंश्योरेंस पेशेंट के पास है। मतलब ये देखो कवर्ड बाय अनदर पेयर का डिनायल थोड़ा ध्यान से समझना। यस सर। ये इंश्योरेंस डिनायल देता क्यों है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझो। आपको अगर वो एग्जांपल समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस सिनेरियो में डिनायल आता है CO22 का। लेट्स से पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस थे, एक था मेडिकेयर, एक था BCBS। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इस पे जो आप बताने जा रहा हूँ मैं। लेट्स से मेडिकेयर उसका एक्टिव है 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक। ठीक है, लेकिन BCBS है उसका 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक। थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जो उसका मेडिकेयर है वो केवल दिसंबर तक 31 दिसंबर 2020 तक एक्टिव। ठीक है, लेकिन जो BCBS है वो 31 जनवरी 2021 तक है, मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2001 जब तक 2020 तक तो क्लेम फाइल कर मेडिकेयर के पास, मेडिकेयर ने प्राइमरी पे करा, BCBS ने सेकेंडरी पे करा। मेडिकेयर प्राइमरी था, BCBS सेकेंडरी था। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहा, इट्स फाइन। अब आया 1 जनवरी 2021, अब क्लेम गया मेडिकेयर के पास, तो क्या मेडिकेयर पे करेगा? नहीं सर। नो सर, मेडिकेयर पे नहीं करेगा। क्यों पे नहीं करेगा? मेडिकेयर हो चुका है इनएक्टिव, क्योंकि हाँ एक्सपायर हो गया। अब हमने BCBS को फाइल करा, तो क्या BCBS पे कर देगा? नहीं, क्योंकि वो सेकेंडरी है, वो बोलेगा कि पहले आप प्राइमरी पेड करेगा उसके बाद मैं पेड करूंगा। राइट, वो पे नहीं करेगा अनलेस अगर पेशेंट ने BCBS को उसी दिन कॉल करके बोल दिया कि आप ही मेरे प्राइमरी इंश्योरेंस हो, तब तो BCBS पे कर देगा। लेकिन अगर पेशेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेशन नहीं दी है BCBS को, ठीक है, तब BCBS की क्लेम जाएगा, BCBS डिना दे देगा CO22 का। वो बोल देगा कि हमें प्राइमरी इंश्योरेंस के EOB चाहिए, कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी है, मतलब दिस इज कवर्ड बाय अनदर पेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेडिकेयर को नहीं पता, BCBS को नहीं पता कि मेडिकेयर इनएक्टिव हो गया नहीं हुआ। वो तो सेकेंडरी पे कर देता है, उसको प्राइमरी की EOB चाहिए, उसके बाद ही वो पे करेगा। तो सर एक बार रिपीट करोगे सर क्या प्लीज? ये जो बोला है अभी सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी उस टाइम। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो BCBS जो आप एग्जांपल दे रहे थे सर, एक एग्जांपल दे रहे थे देखो मेडिकेयर। एग्जांपल में आपको दे रहा था, पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस है, एक है मेडिकेयर जिसकी जो एक्टिव है 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, एक पेशेंट के पास इंश्योरेंस है एक सेकंड, इस पेशेंट के पास BCBS इंश्योरेंस है, BCBS है उसका 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक। तो जब 1 जनवरी 2021 को क्या मेडिकेयर पे करेगा? बताओ। नहीं सर। नहीं, जो उनसे पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, हाँ, नहीं क्यों नहीं करेगा करेगा वो? सर। वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो चुका है।
राइट। और बीसीबीएस पे करेगा? यस वो करेगा सर। बीसीबीएस क्यों पे करेगा? बीसीबीएस तो सेकेंडरी था ना, वो क्यों पे करेगा? देखो, बीसीबीएस केवल उस कंडीशन में पे करेगा जब पेशेंट ने 31 दिसंबर को ही कॉल करके बोल दिया हो कि बीसीबीएस आपसे मेरा प्राइमरी, बीसीबीएस को कॉल करके बोल दिया हो कि आपसे आप मेरे प्राइमरी हो। लेकिन अगर पेशेंट ने बीसीबीएस को कॉल नहीं करी तो बीसीबीएस डिनाइड दे देगा CO22 का, बोल देगा कवर्ड बाय अनदर पेयर, किसी और इंश्योरेंस के द्वारा कवर्ड है ये, ठीक है? क्योंकि बीसीबीएस क्या है, सेकेंडरी है। बीसीबीएस को नहीं पता कि मेडिकेयर इनएक्टिव हो गया है, वो तो सेकेंडरी पे करता था, वो अभी तक सेकेंडरी पे करेगा। तो इस केस में क्या होता है, फिर हम बिल टू पेशेंट कर देते हैं सीओबी पेशेंट को, सीओबी अपडेट करवाने के लिए कि कॉल करो इंश्योरेंस को, उसको बताओ कि कौन सा प्राइमरी इंश्योरेंस है, क्योंकि बीसीबीएस ने तो मना कर दिया है, बीसीबीएस ने ना दे दिया CO22 को, कवर्ड बाय अनदर पेयर का। तो इसलिए आता है CO22 का डिनाइल जब इंश्योरेंस को लगता है कि कोई और इट इज कवर्ड बाय अनदर इंश्योरेंस।